सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पीएम स्टार। तो ठीक है यार, आज हम अपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जिस दिन ये वीडियो डेट अपलोड होगी वो होगी आई थिंक 26 को। तो हमारा एम है कि हमारे फर्स्ट चैप्टर है उसको हम 30 को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिक्स से आज। तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को बारे में पता होना चाहिए। पहले हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले वाई टू स्टडी, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्या हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हमें सब्जेक्ट पसंद है, या फिर टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। हम किस लिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमारा एम क्लियर होना चाहिए। यार अगर आपके पहला रीज़न है ना कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है या हमारा अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आई थिंक सेकेंड रीजन तो फिर भी कहीं जस्टिफाई है। पर सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आई थिंक आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं बातें मुंह पे कहता हूँ, मेरा वो चापलूसी वाला काम नहीं है। तो अगर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मेन मोटिव है कि मैं बोर्ड के लिए पढ़ूंगा, मेरे को बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आई थिंक आप गलत चैनल पे आए हो। बिकॉज अगर बोर्ड के लिए आपको पढ़ना है ना तो आपको लाखों चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पे, पर यहाँ आपको क्या पढ़ना है, यहाँ आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट। क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो ये बना रहा हूँ उस दिन सीबीएसई का सिलेबस आया और आपके बहुत से टॉपिक कट किए गए हैं हमारे बोर्ड सिलेबस से। तो आपके लिए बोर्ड के लिए पढ़ना है ना, तो आई थिंक 2 और 3 मंथ्स आपके लिए सफिशियंट है। आप बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट आपको किस लिए पढ़ना है, आपको पढ़ना है टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज यू लाइक द सब्जेक्ट। आप इसलिए पढ़ रहे हो, ना कि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हो। ऑफ कोर्स जब आप इन दो चीज़ों के लिए पढ़ोगे, when you're studying for explore the beauty, then you are able to score good marks. But अगर आपका सिर्फ एम इतना ही है कि मैं बोर्ड में अच्छा स्कोर कर लूंगा, तो आई थिंक आप गलत हो। बिकॉज बोर्ड में हर कोई स्कोर कर रहा है, आप भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपने देखा होगा अभी जो हमारा ट्रेंड चला हुआ है वो कंपटीशन का ज़माना है। ठीक है, तो कंपटीशन के ज़माने में आपका बोर्ड ही काम नहीं आएगा। सिर्फ एक बोर्ड में अच्छा स्कोर करोगे, ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट होगा, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट बोर्ड में नहीं है उनको भी आप साथ साथ में क्लियर करते चलो। बिकॉज अगर आप भी सिर्फ उतना लिमिटेड सिलेबस पढ़ रहे हो, सामने वाला भी लिमिटेड पढ़ रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा और उसका नहीं। अगर वो भी आपकी तरह स्टडी कर रहा है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलने हैं, ताकि आप एक अच्छा स्कोर प्लस अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सको, ताकि आपके कंपटीशन में जब आप बैठो तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस हो, जो कि उस बच्चे के पास नहीं होगा जिसने एक लिमिटेड सिलेबस तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वाई मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में बहुत से बच्चों को मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों, व्हाट्स द रीज़न। जब मैथमेटिक्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, मेरा ऑफ कोर्स फेवरेट सब्जेक्ट है ये मैथमेटिक्स। तो अगर सोचिए, अगर मैं आपको फिजिक्स इतने अच्छे तरीके से बता सकता हूँ तो मैथमेटिक्स में किस लेवल का आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, चलो उसकी बात हम बाद में कर देंगे करेंगे। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पसंद क्यों नहीं आता। बिकॉज ऑफ फार्मूला, बिकॉज ऑफ मैनी डेरिवेशंस, ऑल दैट स्टफ। असल रीज़न है बिकॉज उनको छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, यकीन मानिए आप मैथमेटिक्स में कभी अच्छी पकड़ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। आपको छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रखने होंगे। चाहे उस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कोई चैप्टर में कोई रोल हो या ना हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रख के ही चलने पड़ेंगे, ताकि जब भी आप उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को देखो तो आपको पता चले कि हाँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, या फिर इस कॉन्सेप्ट का हमारे लाइफ में, हमारी उस चैप्टर में क्या यूज़ है। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पहले वो रखने होंगे तैयार। ठीक है, तो उससे पहले हम लेसन स्टार्ट करने से पहले हम अपने अप्रोच की बात करेंगे कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, किस अप्रोच से हम मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे। मैं पहले कहा था कि अगर आपको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है ना, कि बोर्ड्स में मेरे को अच्छा स्कोर करना है, सिर्फ बोर्ड ही मेरा मेन अल्टीमेट गोल है, तो आई थिंक आपको ये चैनल छोड़ देना चाहिए। आपको किसी और चैनल से स्टडी कर लेनी चाहिए। वहाँ पे बोर्ड के लिए आपको एक लिमिटेड सिलेबस दिया जाएगा। ठीक है, लिमिटेड होगा, प्लस बोर्ड्स में कैसा स्कोर करें आपकी उसकी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी भी मिल जाएंगी। बट मेरा एम क्या है, हम बोर्ड के लिए डील करेंगे, हम बोर्ड की बात भी करेंगे, बट वो बात करेंगे हम इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब। ठीक है, जब आपके मार्च मंथ में
आपके सिलेबस स्टार्ट होने वाला होगा, आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उससे 2 मंथ्स हम बात करेंगे बोर्ड्स की। उससे पहले क्या सर, अप्रैल मंथ चला हुआ अभी, ऑफकोर्स मई आने वाला होगा, बट अप्रैल मई में हम बात कर रहे हैं, हमें बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, हमें इसलिए ये टॉपिक हमें छोड़ने हैं, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब क्या बनता है, मतलब ये बनता है इस बात का कि जितना हो सके इस टाइम पे नॉलेज गेन करो, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो उतने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ताकि जैन एंड फैब में हम सिर्फ बोर्ड की ही बात करेंगे, बाकी हम अदर स्टफ्स की बात नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम क्लियर अभी करेंगे, ये ही आपको एक लीड देके जाएंगे जब आप +1 क्लास की स्टार्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी, और आपको ये सब बातें समझ आ जाएंगी जब आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे साथ साथ में। तो सबसे पहले हम अपने किसी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बेसिक रूल्स की बात करेंगे, उस यूनिट की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कि वो हमारी लाइफ में कहीं काम भी आ रही है कि नहीं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट मैथमेटिक्स इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये यूनिट का जैसे क्वाड्रेटिक होगी, पोलिनोमियल्स होगी, ये तो हमारी लाइफ में कहीं काम आने ही नहीं वाली, तो इनको क्यों पढ़े याद है। पर मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिट कहाँ हमारी लाइफ में काम आ सकते हैं, कैसे हमारी लाइफ में काम आएंगी। ठीक है यार, आपने काफ़ी फनी वीडियोस देखी होंगी कि मैथ हमारी लाइफ में कहाँ काम आता है। मैथ हमारी लाइफ में हर एक कोने में काम, हमारे हर एक चीज़ में काम आता है, बस हमें उसकी पता नहीं है, उन बातों का हमें पता नहीं है, तो हम उन बातों को भी साथ में देखेंगे कि ये यूनिट हमारी लाइफ में कहाँ काम आएगी। और फोर्थ हम बात करेंगे माइंडसेट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आवर चैप्टर। माइंडसेट क्या कि हम उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो किस माइंड सेट से पढ़ रहे हैं, कि हम अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, और उस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है जब हम बात करेंगे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। क्या +1 में वो चैप्टर है, क्या क्लास +2 में वो चैप्टर है, जिस हम बातें हम देख रहे होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आई थिंक जो आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एनसीईआरटी मैं कवर कर दूंगा सिर्फ 2 डेज में, यानी कि 27 और 28 को आपकी फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आर डी शर्मा से, या फिर आर एस अग्रवाल से, या फिर और भी काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें मिल जाएंगे। वहाँ से हम अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि हम एक पहली यूनिट को अपने अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यार, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बीइंग डूइंग। सबसे ज़्यादा सही जो चीज़ है हमारी लाइफ में कि हम किसी चीज़ के बारे में बातें कम करें और उसके लिए काम ज़्यादा करें। कि आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो आप उसकी बातें कम करो और उसके लिए तैयारी ज़्यादा करो। पता चले कि हमें निकालना चाहिए है और हम पढ़े जाने सिर्फ एनसीईआरटी की, ठीक है एनसीईआरटी पढ़ ली, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, और हम सोच रहे हैं कि हमारा भी निकल जाएगा एग्ज़ाम क्योंकि हमने बोर्ड में काफ़ी अच्छे नंबर लिए। बट फिर मैं कहूँगा कि बोर्ड में नंबर लेना नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉम्पिटिटिव मार्क्स। कि आपके बोर्ड में मान लो कि बहुत अच्छे नंबर आए हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि बोर्ड के मार्क्स भी आपको हेल्प करेंगे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने में। तो हेल्प क्या करेंगे सर, हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, एक ब्राइट फ्यूचर। तो ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें ऑफकोर्स यहाँ पे कंपटीशन देना ही, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना ही होगा, कंपटीशन फेस करना ही होगा। और वो कंपटीशन क्यों फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे, ना कि बोर्ड का वो लिमिटेड सिलेबस करके बैठे हैं। बोर्ड की इंपॉर्टेंस तो वैसे खुद ही आज बोर्ड कम कर रहा है अपनी, बिकॉज काफ़ी जैसे कि आपको पता होगा कि +2 के बाद आपको आपके बोर्ड के स्कोर पर एडमिशन नहीं मिल सकती। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे भी आपको एक कॉम्पिटिशन एग्जाम CUET टेस्ट देना होगा। तो उसमें भी आपको पता चल रहा होगा कि बोर्ड की अभी इतनी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में रही नहीं जितनी हुआ करती है पहले। तो इम्पोर्टेंस की रही सर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, आपके उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये कभी सोचो ना कि यार हमसे नहीं हो सकता, तो शीशे में आके एक क्वेश्चन पूछ लेना खुद से, इफ़ नॉट यू देन हु। अगर तुमसे नहीं हो सकता तो किससे हो सकता है। तुमसे नहीं होगा तो कोई आसपास दिख रहा है तुम्हें कि वो जो कर लेगा, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो कर लेगा ना, वो तुमसे नहीं होगा, तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। बिकॉज कोई वो जमता है, कोई बड़ा बहुत बड़ा सुपरस्टार या बहुत बड़ा टैलेंटेड पर्सन नहीं है। वो टैलेंटेड कैसे हुआ, वो टैलेंटेड हुआ मेहनत करके, स्टार्टिंग से चीज़ों को पकड़ के जो शायद तुमने नहीं पकड़ी पहले से। पर टाइम अभी भी है। 10th क्लास हमारी एक बेसिक क्लास होती है, यहाँ कॉन्सेप्ट बिगड़ते हैं या फिर समझते हैं। ऐसे तो +1 आके सीधा आप एकदम बोलते हैं कि लो से एकदम हाई स्टूडेंट बन जाओगे, नहीं बन सकते। टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो टाइम अगर हम पहले लगा लें तो वो टाइम हम आगे सेव कर सकते हैं, ताकि हम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की और ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकें।
जो सिलेबस हम लोग बात कर रहे हैं कि विद इन 5 मंथ मेरा टारगेट है, मैं ख़त्म कर दूंगा कंप्लीट 10th क्लास का मैथ्स एंड साइंस की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स खत्म कर दूंगा मैं अराउंड विद इन 2 मंथ्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब कंप्लीट सिलेबस हम 5 to 6 मंथ में कंप्लीट खत्म कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे क्लास +1 के बेसिक कॉन्सेप्ट, और कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, कुछ टेस्ट ऐसे देखेंगे जो 10th लेवल पे होते हैं, ये 10th लेवल के कॉन्सेप्ट उसमें पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे साथ साथ में। और कुछ +1 के कॉन्सेप्ट भी हम साथ में करेंगे, ताकि हम एक लीड जिसकी हमने बात की थी हम स्टार्टिंग की वीडियो में, वो लीड हम लेके चलें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर। जस्ट फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो नंबर तो आपको समझ आता है कि नंबर का मीनिंग क्या हुआ, काउंटिंग 1 2 3 या -1 1 2 3 कुछ भी नंबर हमारे हो गए जिसकी वजह से हम काउंट कर पाते हैं। ठीक है, पर एक शब्द यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है फिर, ये रियल शब्द क्यों यूज किया गया। चैप्टर का पूरा नाम क्या है, रियल नंबर्स। नंबर्स आपको समझ आ गया नंबर्स क्या होते हैं, बट ये रियल क्यों यूज किया गया आगे, क्या नंबर इमेजिनरी होते भी हैं। अगर तुमने वर्ड यूज किया है रियल नंबर्स, तो इसका मतलब कि यार नंबर इमेजिनरी हो सकते हैं, क्योंकि दो टर्म है, रियल और इमेजिनरी। रियल जो है, इमेजिनरी जो नहीं है। तो रियल नंबर्स हमें पता है कि यहाँ पे हमने यूज किया रियल नंबर्स कि जो असल में नंबर्स होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं क्या, तो यस, नंबर्स कैन बी इमेजिनरी। तो सर कौन कौन से नंबर इमेजिनरी हो सकते हैं, हमने कभी नहीं सुना कि नंबर इमेजिनरी हो। तो ऐसा नंबर इमेजिनरी हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर कितना आएगा, तो आप बोल दोगे सर 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सर इसका आंसर कितना आएगा, तो आप बोल दोगे सर 3। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसका आंसर कितना आएगा, तब आप क्या बोलोगे, 2। नहीं, इसका आंसर आएगा 2 आयोटा। अब सर ये आयोटा क्या है, ये +1 का कॉन्सेप्ट है जिसको हम शायद अपने जो 10th खत्म कर चुके होंगे तब हम उस कॉन्सेप्ट को भी देख रहे होंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये आयोटा का, इमेजिनरी नंबर का। वैसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट उसका कुछ बेसिक पार्ट हम पहले से ही कवर करके चलेंगे। ठीक है, पर ये आयोटा सिंबल होता है, ये डिनोट करता है हमारे नेगेटिव नंबर्स को। आयोटा को हम इमेजिनरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके चैप्टर का नाम रियल नंबर है, इसका ये मतलब था कि रियल नंबर तो होते हैं, पर 10th में शायद आपको पता ना हो कि नंबर्स कैन भी इमेजिनरी, नंबर्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं। बिकॉज ये +1 लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो 10th में आपको नहीं पता होता और ना ही आपके काम की चीज़ है। बट जो मैंने पहले कहा था कि बोर्ड आपका एम नहीं है, आपका एम है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, अपने सब्जेक्ट को और डीप में जानने की एक होता है प्रेरणा रखना, कि आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, एक अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि हम सब्जेक्ट को और डीप पढ़ेंगे। जितना आप डीप पढ़ते जाओगे सब्जेक्ट को, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा अपनी आने वाली आगे क्लासेस में, आपके करियर में, आपके जो आपको एम पाना चाहते हो उसको हासिल करने में। तो ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम चैप्टर का नाम था रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर चैप्टर था, नाम से क्लियर हो रहा है नंबर्स। तो रियल नंबर्स, तो इसका मतलब कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, नंबर्स के साथ डील करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आएगा इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा हमारे चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यार जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उस दिन सीबीएसई का सिलेबस आया और सिलेबस में हमारा ये यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम नहीं है। तो हम भी इस टॉपिक को फिर भी पढ़ेंगे, बिकॉज बोर्ड इज नॉट आवर मेन प्रायोरिटी। ठीक है, तो हम फिर भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ खास था भी नहीं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो आपकी डेली लाइफ से, मतलब आपकी डेली कैलकुलेशन से बेस्ड था। तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हाँ, जब हम बोर्ड की फाइनल में तैयारी करेंगे, मतलब जो हमारा जनवरी था मंथ में, उस मंथ में हम इन टॉपिक की बात नहीं कर रहे होंगे, तब हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड से रिलेटेड है। उसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर कौन से होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, हमारे टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। ये सब बातें हम इस यूनिट में करने वाले हैं। तो ठीक है, यूनिट स्टार्ट करने से पहले आज हम इस यूनिट की बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस यूनिट में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इन सब की डेफिनेशन देखेंगे। जो हमने बात की जो कॉन्सेप्ट की, इन सब कॉन्सेप्ट की हम डेफिनेशन देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, ताकि कल जब हम अपने यूनिट स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको बेसिक बेसिक टर्म्स क्लियर होंगे। क्लियर हो तो आपको ज़्यादा आसानी होगी उन क्वेश्चन को सोल्व करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कहते हैं, एक पेन चेंज कर लूँगा, यहाँ पे शायद आपको दिखने को। हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं,
ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल होते हैं या तो खुद से, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या तो अपने आप से। मतलब सर जैसे हमारा 2 मान लो, 2 या तो अपने आप से डिवाइड होगा, मतलब इसका कितना है 1, ठीक है। होल नंबर में आना चाहिए आंसर, वो होता है डिवाइड का मीनिंग यहाँ पे कि होल नंबर में आंसर आना चाहिए। तो सर ऐसा भी कह सकते हो आप कि सर 3 और 2 से डिवाइड हो जाता है, आंसर 1.5 आता है। तो मैं ठीक है, हो जाता है डिवाइड, मेरे को पता है, बट क्या कहा मैंने अभी कि आंसर आपका होल नंबर में आना चाहिए। अगर होल नंबर में आपका आंसर नहीं आ रहा तो वो हम उसको एक पूरा डिवीजन नहीं मानेंगे। डिवाइड तो हो जाएगा, डिवाइड तो आपको पॉइंट में भी आ जाएगा आंसर, बट यहाँ पे हम उस नंबर को प्राइम नंबर नहीं मानेंगे, उस नंबर को, उस आंसर को नहीं मानेंगे। हमें मानना है कि जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, इट्स ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल हो या तो खुद से या फिर 1 से, बाकी किसी भी डिजिट से वो डिविजिबल नहीं होता हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर आपको सब क्लियर है। अब हम बात करते हैं सर कंपोजिट नंबर करते हैं। अब इस चैप्टर में कंपोजिट नंबर का हम काफ़ी बार यूज़ कर रहे होंगे, प्राइम नंबर का भी हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। इसलिए मैंने ये एक अलग स्लाइड में लगा दी है, बिकॉज मेरे को पता है कि कॉन्सेप्ट काफ़ी बच्चों को नहीं पता होंगे। ठीक है, तो पहले प्राइम नंबर आपको समझाया, ऐसे नंबर या जो खुद से डिवाइड होते हों या फिर 1 से, जैसे कि हमारा आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ये हमारे कौन से नंबर हैं, ये हमारे हैं प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर का क्या मीनिंग? ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। सर इसका मीनिंग, सर फैक्टर क्या होता है इसकी हम बात कर देंगे अभी, पर हम बात करते हैं पहले इसके कुछ एग्जाम्पल की। जैसे हमारा 4, 6, ये सब क्या हमारे, और उसको हम ज़्यादा एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप जब चैप्टर का आगे पढ़ोगे तो आपको कंपोजिट नंबर का मीनिंग समझ आ जाएगा आसानी से। पर पहले यह पे अगर हम बात करें कि मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मीनिंग क्या है? सर 4 को डिवाइड करने के आपके पास कितने वेस हैं? 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा? आंसर आपका एक होल नंबर मानना चाहिए इसका। ठीक है, 4 को आप 2 से कर दिया डिवाइड, आपने 4 से कर दिया, 4 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो। आंसर आपका यहाँ पे इस केस में आपका आंसर आएगा 2, इस केस में आपका आंसर आएगा 1, इस केस में आंसर आपका 4। ठीक है, आंसर आपको होल नंबर मानना चाहिए, होल नंबर में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सर ये कंपोजिट नंबर है। बिकॉज फैक्टर का मीनिंग होता है कितने नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। फैक्टर का अगर सिंपल सा आपको मीनिंग देखना है तो उसका सिंपल सा मीनिंग अगर आपको शब्दों में बताऊँ तो उसको होता है डिवाइड। मोर देन 2 डिवाइड, 2 से ज़्यादा नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए, उस नंबर को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। 6 को भी आप उसी तरह कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हो? सबसे पहले आप 1 से, ठीक है, 6 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 को आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि आप 6 को 4 नंबर से डिवाइड कर सकते हो और आपका जो आंसर आएगा वो आपका होल नंबर में आएगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या हमारा कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इस नंबर को हम 2 से ज़्यादा तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। अब सर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हुआ? फिर सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर हुआ 4, बिकॉज इससे पहले आप कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि ये 2 से ज़्यादा तरीकों से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर आप 1 की बात करेंगे तो 1 को डिवाइड करने का सिर्फ एक तरीका है, जिसको 1 से आप 1 को ही डिवाइड कर सकते हो। अगर हम सर 2 की बात करें, 2 को आप डिवाइड कर सकते हो या तो 1 से या फिर 2 से। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर आए, 2 नंबर की बात नहीं करेंगे, हमें 2 से ज़्यादा नंबर चाहिए, तब जाके वो हमारा कंपोजिट नंबर बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें कि सर 3 की देखते हैं, 3 को आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो या तो फिर 3 को आप सिर्फ 3 से ही डिवाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि 3 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं मिले। फैक्टर्स कौन से होते हैं? ये जो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, अब सर 4 की बात करते हैं। 4 की बात तो हमने यहाँ पे की अभी कि 4 को हम 2 से ज़्यादा तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 4 हमारा
कंपोजिट नंबर है। उसी तरह अगर हम आगे देखते जाएंगे कि कौन कौन से हमारे कंपोजिट हैं, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर आपको समझाया कि ऐसा नंबर जो अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होते हो। और दूसरा कंपोजिट नंबर कौन से वो हमारे, कि जो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, मतलब कि जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हों, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा भी कह देते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि या तो ये पहले मैंने कह दिया कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम पढ़ेंगे बिकॉज बुक्स में दिया हुआ है और हमें इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम इसको पढ़ लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पढ़ेंगे, हमारा नॉलेज ही एक्सपेंड होगा। कुछ बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पे नहीं होगा, या आपके करियर पे या फिर आपके सिलेबस पे, कुछ आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा इसका। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले यार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले एल्गोरिथम का मीनिंग समझते हैं कि एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया शब्द को कि एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है। एल्गोरिथम कुछ नहीं यार, बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं एल्गोरिथम। स्टेप्स स्टेप्स जैसे बोलते हैं कि सबसे पहले अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, तो एक सेट ऑफ रूल्स दे दिए जाते हैं कि आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आपके पास जो इंस्ट्रक्शन होती है, या फिर हम उसको इंस्ट्रक्शन भी कह देते हैं। इंस्ट्रक्शन या फिर एक सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा अब नया शब्द आता है हमारे पास लेमा। लेमा का मीनिंग होता है, ये लेमा क्वेश्चन होता है, एक ट्रू स्टेटमेंट होती है, जो स्टेटमेंट पहले से ट्रू होती है, उस ट्रू स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं किसी और स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए। मतलब कि सर पहले से अगर माने कोई चीज सही है, उस सही चीज को हम यूज करेंगे किसी और चीज में ताकि वो चीज भी सही हो जाए। कि a lemma is a proven statement used for proving another statement। एक ऐसी स्टेटमेंट जो सही है पहले से, उस सही स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे किसी दूसरे स्टेटमेंट को सही करने में, उसको हम कहेंगे लेमा। ठीक है, और एल्गोरिथम का आपको मैंने मीनिंग बता दिया कि एल्गोरिथम का सिंपल सा मीनिंग होता है बेसिक सेट ऑफ रूल्स। अगर आपके पास आर डी शर्मा आप फॉलो करते हो तो आपको एल्गोरिथम वर्ड काफ़ी बार होता हुआ दिखेगा कि वहाँ पे हर किसी में बोल होता है एल्गोरिथम क्या चीज़ की। एल्गोरिथम कुछ नहीं होता, सेट ऑफ रूल्स जिसको हम कहते हैं। उसको जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं हमारे, किसी हमारे मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 रूल्स हैं कि पहले हमें ये करना पड़ेगा, फिर हमें ये करना पड़ेगा, फिर ये। तो उस सेट ऑफ 4 रूल्स को हम कहेंगे एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते क्या है, कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले आपको एक शब्द दिख रहा है यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन। डिवीजन से मीनिंग क्लियर होता है कि यहाँ पे किस लिए यूज होने वाली है, ये हमारे किससे डील करने वाली है, ये हमारे डील करने वाली है डिवाइड से। या मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है कि इसके नाम उल्टे सीधे नहीं होते। ठीक है, जो साइंटिस्ट के ऊपर नाम इसके बहुत कम होते हैं, यहाँ पे हम सीधी बात करते हैं कि हमारे यूक्लिड डिवीजन, तो नाम से ही आपको मतलब समझ आता है कि कहाँ यूज होने वाला है ये। तो ये कहाँ यूज होने वाला है हमारा, जब हम डिवाइड की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये लिखी है, इस स्टेटमेंट को मीनिंग बताने से पहले मैं आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग बताता हूँ, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा कुछ नहीं, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, एक ही बात है दोनों में, बट ये हमारा थोड़ा फॉर्मल वे में है, जो हमारे जनरल रिजल्ट में लिखा गया है और यहाँ पे जो हमारी भाषा समझ आ जाए आसानी से, उस तरीके में लिखा गया है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर इस जो लैंग्वेज लिखी है ना, ये फॉर्मल जनरल लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को समझने की आदत डाल दीजिए। बिकॉज अगर हमें जनरल रिजल्ट आते हैं ना, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कि हमें किसी चीज़ को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अगर हमें जनरल रिजल्ट जो जनरल भाषा में पढ़ने आती है कि इसका मीनिंग क्या है। बहुत से बच्चों को ये सब रिजल्ट पढ़ने नहीं आएंगे। ऐसा क्यों नहीं आएंगे उनको? बिकॉज वही ना कि हमें 2-3 नंबर देख के आसानी लगती है, पर जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं मैथमेटिक्स में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म आते हैं। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन अलग नहीं होते, बस उनको पढ़ने के लिए वो हमारे माइंड सेट नहीं बना होता। तो वो माइंड सेट बनाने ही हम शायद इस यूट्यूब पे आए हैं। ठीक है, कि आपको कैसे अपनी स्टडीज़ को और परफेक्ट, या आपको वो मिस्टेक नहीं करनी जो शायद हमने की है अपनी लाइफ में। और मैं ये बताता हूँ कि मैं आपसे बहुत बड़ा नहीं हूँ। ठीक है, अगर मैं कभी आपके अपने बारे में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं सर आप तो इतने बड़े नहीं हो जितने हमने सोचा था। मैं शायद आपसे आपका बड़ा भाई जैसे मत समझ लेना मेरे को। ठीक है, आपकी उम्र से मैं लगभग 5-7 साल ही बड़ा होगा।
तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से क्या जो गलती मैंने की है, मैं कंपटीशन एग्जाम देता हूँ अभी भी, तो जो कंपटीशन से मैंने सीखा है वो बता कि अपना नॉलेज में जो मेरे पास एक्सपीरियंस आया है या अपने फेलियर से अपनी सक्सेस से जो मेरे पास नॉलेज है, तो नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप भी वो गलती नहीं करें जो मैंने शायद की थी जब मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था। ठीक है, जब हम क्लास 10th में थे ना, हमें ये सब जनरल बातें पता ही नहीं थी। हमें सिर्फ इतना पता था कि क्वेश्चन किए, आंसर निकाले और आगे। और यकीन मानिए कि क्वेश्चन किए मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, पर फिर भी उसके दम पे मेरी काफ़ी अच्छी परसेंटेज आ गई थी 10th क्लास में। इसलिए मैंने कहा था कि बोर्ड के रिजल्ट आपके डिटरमाइन नहीं करते कि आप लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें करें, बहुत बड़े कंपटीशन एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, बोर्ड के रिजल्ट सिर्फ आपकी बोर्ड तक ही काम आते हैं ज़्यादातर। आपको मेन काम आता है कि आपको क्या नॉलेज है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, ये बातें आपकी ज़्यादा काम आएंगी। वरना बोर्ड की परसेंटेज हमारी काफ़ी आई है, और जे डी के हमने स्टेट बोर्ड में दिया है, हमारा भी सीबीएसई से बोर्ड है। ठीक है, चलो अपनी कहानी हम फिर कभी बताएंगे। पर यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो लाइन लिखी है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सर इसका मीनिंग है, सबसे पहले डिविडेंड का मीनिंग देखेंगे, फिर डिवाइजर का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्वोशिएंट एंड देन रिमाइंडर। क्वोशिएंट और रिमाइंडर का मीनिंग आपको पता होगा, हम बात करेंगे यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर का। सर ये आपने क्या क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे जो हम पहले बचपन में करते हैं कि जैसे मानो यहाँ पे लिख दिया हमने 9 लिख देते हैं हम यहाँ पे 3। ठीक है, 3 को आप किससे डिवाइड करेंगे कि 9 आए, सो 3 से। ठीक है, 3 से कर दिया, 9 आ गया, आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, ऐसे करते हैं हम पहले बचपन में, ये होते हैं, अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे करते होंगे, पर ऐसा नहीं करना। वो हमें थोड़े बड़े हो गए, हम 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं, तो 10th स्टैंडर्ड ऐसा स्टैंडर्ड में मेंटेन करना चाहिए वो हमें, कि बोलते हैं नाक में डुबाओ यार वो हमारी। तो वैसे अब यहाँ पे जो ये लिखा है ना, जो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। और जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, ये लिखा है, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। और इसको तो सभी को पता होगा आई थिंक, अब नहीं पता आपको तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी वीक है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए, उसके बाद अगर आपके बहुत बड़े एम है तो आपको अभी से ही काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको ये क्वेश्चन का मीनिंग अब तक नहीं पता हो, ये क्वेश्चन आई थिंक ये सभी को पता होगा वैसे, पर फिर भी कुछ होते हैं हमारे, तो आपको वैसे नहीं होना बिकॉज टाइम है। आपकी क्लास के टॉपर बच्चे भी होंगे ना, अगर आप अपनी क्लास में मीडियोकर बच्चे हो तो टॉपर भी होंगे, वो ज़्यादा बड़े सूरमान होते हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करते हैं, इन द मंथ ऑफ सितंबर, और ज़्यादा जल्दी उनको तो अगस्त में कर देंगे। पर इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कोई नहीं करता। और आप सिर्फ 10th क्लास की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने करियर को ब्राइट बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं रिमाइंडर, जो हमारा बचता है, दैट इज नोन एज रिमाइंडर। ठीक है, जो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा इसलिए लिया है ताकि आपको मीनिंग समझ आ सके कि किस शब्द का मीनिंग क्या होता है। कि जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइजर, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको जिसको डिवाइड करते हैं जिसको डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। और जो हमारा डिवाइड करके बचता है हमारा, उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। और जो हमारा डिवाइड करके बचता है, सॉरी, जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको कहते हैं क्वोशिएंट। और जो हमारा लास्ट में बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या गया, अब सर इसकी भाषा में देखें तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या हमारा 9। 9 किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे जो लिखा गया है, ये लिखा ना डिविडेंड, डिविडेंड मैंने लिख दिया कितना, हमारा डिविडेंड 9 किसके इक्वल होना चाहिए, डिवाइजर कितना हमारा सर 3, 3 लिख दिया हमने, इनटू क्वेश्चन कितना हमारा सर 3। ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर रिमाइंडर कितना था हमारे यहाँ पे 0। तो सर ये ट्रू है या नहीं, क्या 9 इज इक्वल टू 9 है, सर है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम में हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो होता है हमारा इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। यही था यूक्लिड डिवीजन का मीनिंग। तो एक और एग्जांपल देखता हूँ यहीं पे हम, क्योंकि हम इसके कल काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल है सर हमारा कि अब हम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 15 को डिवाइड करेंगे किससे, कैसे करें, 4 से करते हैं, चलो 4 से। ठीक है, अब 4 को
मतलब हमें पता है ना पहले से कि मैं डिवाइड कैसे करते हैं। 4 को हम करेंगे 3 से, ठीक है, 3 से किया 12, 12 किया, रिमाइंडर कितना है हमारा सब 3, ठीक है। अब फिर से मैं दूँ यहाँ पे ताकि आप जब नोट्स पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि ये क्या आता है। ये होता है हमारा डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जहां पे जो बचता है वहां उसको कहते हैं कोएफिशिएंट, और जो हमारा आंसर बचता है लास्ट में उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है। अब हमारा रूल क्या था? रूल होता है सर हमारा, अब जब इसको लटना मत इस क्वेश्चन को, इस रूल को कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बेसिक मीनिंग है इसका, बेसिक बात है ये सिंपल सी कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। तो ठीक है, ये फॉर्मूला को ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं है, और ऐसा भी फॉर्मूला नहीं कि जिसको आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला ये, ना आपको परेशानी, आपने काफ़ी बार यूज़ किया है, बस आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए आपको ये नया लग रहा है, वरना आप ये चीज़ें बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, जब से बोलते हैं मैथ, हमने नाम सुना मैथ के, जब से हम मैथ को पढ़ते आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम करते हुए आ रहे हैं, बट हमको उस टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया कि इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसलिए हमें आज टाइम क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखा पहले 15, 15 किसके इक्वल होगा सर? 15 क्या पहले? डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना हमारा 4 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है सर, कितना लिखा है अब हमने सर? 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। 15 किसके इक्वल आया सर? 15 के। तो यही तो हमारा रूल था कि सर जो डिविडेंड होगा वो इक्वल होगा हमारे डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, हाँ जी सर। अब ये चीजें हर कोई पढ़ेगा। अब क्या उन चीज कौन नहीं पढ़ेगा? यहाँ पे ये देख लो आप, वियर, जो कंडीशन लिखी है मैंने, मैं इसको ढंग से लिखता हूँ बिकॉज ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत से बच्चे इस कंडीशन को स्किप करेंगे बिकॉज सर क्या लिखा है समझ नहीं आया, हमने कंडीशन छोड़ दी। पर ये बात याद रखना, जो मेजोरिटी को समझ नहीं आएगा ना पेपर में वही आएगा। ठीक है, बिकॉज पेपर कौन क्लियर करेगा? माइनॉरिटीज। और मेजोरिटी कहाँ जीतेंगी? इलेक्शंस में। और हम कहाँ फाइट करने वाले हैं? कंपटीशन में। कंपटीशन में कौन जीतती है? माइनॉरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जो लिखी, इस कंडीशन का मीनिंग क्या था? इस कंडीशन का क्या मीनिंग था वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपकी अगली स्लाइड पे नहीं जगह, तो यहाँ पे अगर हम जो डिवाइजर है वो, यहाँ पे डिवाइजर कितना माना है मैंने? यहाँ पे डिवाइजर माना है बी। बी क्या? एक वेरिएबल। ठीक है, बी मतलब एक नंबर को मैंने मान लिया कि बी का, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है इसको अगर मैच करूँ साथ में, तो बी को मैंने माना है डिवाइजर। जैसे आप देख सकते हैं बी क्या है? डिवाइजर। क्यों? क्या हमारा क्वोशिएंट। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे इसको क्या माना मैंने? क्वोशिएंट को हमने माना है क्यू। ठीक है, और आर रिमाइंडर को कितना माना हमने? हमने रिमाइंडर को आर ही माना है। ठीक है, और ए किसको माना है? ए हमने माना है डिविडेंड को। ठीक है, ए क्या हमारा? डिविडेंड। यहाँ पे ए हमारा डिविडेंड, बी हमारा क्या है? डिवाइजर, क्यू क्या हमारा? क्वोशिएंट। ठीक है, जो लिखा मैंने, ए का हमने डिविडेंड माना है, बी हमने डिवाइजर माना है, क्यू हमने क्वोशिएंट माना है, आर हमने रिमाइंडर माना है। ठीक है, तो इस कंडीशन का सब मीनिंग क्या है? ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, जीरो और ग्रेटर देन, जो आपको ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है पहले आपको पता चाहिए। यहाँ पे मार्कर चेंज कर दो पहले मैं सर। ग्रेटर देन और लेस देन का आपको मीनिंग साइन पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन का साइन कैसे लगता है, लेस देन का साइन कैसे लगता है। जनरल बे की अगर बात करें तो हम ग्रेटर देन का साइन ऐसे यूज करते हैं, लेस देन का हम साइन ऐसे यूज करते हैं। ये जो साइन होता है ना, ये नीचे एक बोलते हैं कि नीचे लाइन मारी थी हमने, या फिर इसके नीचे एक लाइन मारी थी, इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिर्फ ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, ये सिंबल किसका है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर जब हम बात करेंगे कि 4 ग्रेटर देन है 3 के, सर ठीक बात कही आपने, पर इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 जो ग्रेटर देन है किसके? 4 के। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर ऐसा पॉसिबल भी है? ये पॉसिबल कब नहीं होता? ये पॉसिबल अब नहीं होगा, ये पॉसिबल। अब क्या लिखा मैंने? 4 ग्रेटर देन 4 नहीं,
4 ग्रेटर देन 4 कैसे हो सकता है, बट मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को कि 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। हाँ सर ठीक है, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो कौन सी कि 4 4 के इक्वल है, सर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमने ठीक लिखा है। तो वैसे यहाँ पे जो होता है, वैसे यहाँ पे केस है कि जो हमारा जीरो है, जो हमारा यहाँ पे किसके लिए केस लिया हमने, ये केस लिया हमने रिमाइंडर के लिए। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये लिखा हमने जीरो लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर जो हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 20 से। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, अब सिंपल भाषा में इसका मीनिंग मैं आपको बताऊं तो आपने कोई भी क्वेश्चन किया हो, ठीक है, मैथ्स में आपने कोई भी नंबर डिवाइड कर लो, कभी भी आप एक चीज देखोगे कि उसका जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसका रिमाइंडर या तो जीरो से कम नहीं है, पहली बात जो आप नोटिस करोगे, उसका रिमाइंडर कभी भी जीरो से छोटा नहीं बचेगा। और दूसरा केस, उसका जितना भी रिमाइंडर होगा ना, वो इस हमारे डिवाइजर से हमेशा छोटा बचेगा, ठीक है। तो मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा हमारा रिमाइंडर। और पहला केस हमारे याद रखना है कि सर हमारा रिमाइंडर कभी भी जीरो से छोटा नहीं बच सकता। और दूसरा केस कि सर हमारा रिमाइंडर जो है कभी भी डिवाइजर से ना तो इक्वल हो सकता है और ना ही उससे बड़ा हो सकता है। जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा और जीरो या जीरो से बड़ा होगा। मतलब सर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने किसे डिवाइड किया, सर 4 से, 4 से डिवाइड किया, मैक्सिमम रिमाइंडर से कितना आ सकता है 3, इससे बड़ा इसका रिमाइंडर नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। और अभी हम पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे सर, पॉइंट ऑफ आंसर आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है पॉइंट ऑफ आंसर, बट हम उसकी बात अब नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ होल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की, जो कि पॉइंट में नहीं होते, वो कंप्लीट डिजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर के लिए कंडीशन है, सिर्फ बाकी किसी के लिए कंडीशन ये अप्लाई नहीं होती, पर रिमाइंडर के लिए कंडीशन है ये कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो से छोटा और हमारे डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, और डिवाइजर के इक्वल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर 4 रिमाइंडर बचता ना, तो हम 4 से अगेन मल्टीप्लाई करके इसको जीरो करते, जो हमारा रिमाइंडर बचना फिर बचना है जीरो, ठीक है। ये थी इस यूक्लिड डिवीजन की कंडीशन। इसको हम कल डिटेल में देखेंगे, बट अगर मैं बेसिक समझना था तो हमने समझ लिया। तो कल हम सीधी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और साथ में कुछ बेसिक आपको बता के फॉर्मूला, बट इसका फॉर्मूला याद रखना, जो फॉर्मूला लिखा मैंने कि डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस डिविडेंड, ये बेसिक फॉर्मूला को याद रखना बस। अब हम सेकंड बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मीनिंग क्या सर, अब ये कौन सा नहीं बला है, ठीक है, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है ना। अभी आपने कंपोजिट नंबर पढ़े थे, हाँ सर पढ़े थे, प्राइम नंबर पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, वो क्यों पढ़े थे, वो यहाँ इस चीज को आसानी से समझ सके इसलिए हमने पढ़े थे वो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है सर, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर आपका, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑर्डर, ठीक है। कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, 6 ले लिया हमने, ठीक है, 6 का एक कंपोजिट नंबर है। 6 कंपोजिट नंबर कैसे है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए 6 एक हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 6 इस स्टेटमेंट की, तो सर इस स्टेटमेंट लिखा गया है कि कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर जो है, जो हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इसको लिखते हैं इन पे कंपोजिट नंबर। तो राइटिंग देख लेना मेरी, ऐसे समझ नहीं आएगी अगर आपको मेरी बात अगर सुन नहीं रहे आप, तो आपको राइटिंग समझ नहीं आएगी मेरी। जो हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 6 का है हमारा कंपोजिट नंबर। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से, हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, हम सर 6 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर लिख सकते हैं। सर 2 × 3 कितना होता है 6, 2 क्या है हमारा प्राइम नंबर, 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर। तो सर ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर जो आप सोच सकते हैं, उसको हम हमेशा उसके प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है हमारा बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का रूल। इतनी सी हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है हमारी कि सर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं, मतलब हम उसको प्राइम नंबर में तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। ये हमारी कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक और चीज़ हमारी कहती है, अब ये अलग है वैसे इससे थोड़ी, बट इसको देखते हैं हम कि सर दुनिया के कोई भी 2 नंबर ले लो आप, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। जैसे मान लो मैंने ले लिया 4 ×
यहाँ पे मान ले लिया मैंने 3, ठीक है। दो नंबर से लिए मैंने, हाँ जी सर। इन दोनों का क्या ले लिया साथ में, प्रोडक्ट कर दिया, कितना आया सर 12 आया। ये इस क्वेश्चन स्टेटमेंट की बात कर दूँ मैं, जो मैं इसका आगे से नोट कर दूँ पहले, इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। सर दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है हमारा 12, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सर 12, ठीक है। इज इक्वल टू, ये 12 किसके इक्वल होगा सर, प्रोडक्ट यानी कि HCF और LCM के इक्वल होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ठीक है सर, जब हम इन दोनों का HCF देखो, 4 का HCF, 4 और 3 का जब हम HCF लेंगे और 4 और 3 का जब हम LCM लेंगे तो कितना आएगा हमारा। सबसे पहले हम देंगे इसका HCF। HCF का मीनिंग होता है, जैसे आई थिंक पता होगा सबको, HCF का सिंपल सा मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। 4 का HCF लेंगे हम, ठीक है, 4 जितने 2 यहाँ पे 1, ठीक है। अब हम 3 का लेंगे, 3 × 3 यहाँ पे, ठीक है। अब कोई भी HCF में क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डेफिनेशन बोली मैंने इसकी, HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF में हम क्या देखते थे कि यहाँ पे आपको कोई कॉमन नंबर दिख रहा है, नहीं सर, तो इसका HCF कितना आएगा सर, HCF इसका सिंपल सा आएगा, एक कॉमन नंबर हमें दिख रहा है, वो है हमारा 1। 1 तो सभी में कॉमन होता है ना, तो यहाँ पे इसका HCF कितना आ गया सर 1। 1 क्यों आया सर, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो सिर्फ एक नंबर दोनों में कॉमन था, वो था 1। दोनों नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, तो HCF कितना आ गया सर 1। अब हम लेंगे इसका LCM। एल्सियम कैसे लेंगे हम, यहाँ पे 4, एल्सियम साथ में लेंगे, 4 यहाँ पे 3, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 से 2 नहीं होता डिवाइड, इसको नीचे वैसे करने देंगे, 2 से 1, यहाँ से 3, ठीक है, यहाँ से फिर डिवाइड करेंगे हम इसको, यहाँ से 1 1। इसका सर एल्सियम कितना है, एल्सियम में क्या करते हैं हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्सियम आया सर इसका 12, ठीक है, एल्सियम आया 12, HCF आया हमारा 1। तो सर हमारा रूल क्या कहता था, रूल कहता था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमने टू नंबर कौन कौन से लिए 4 और 3, इसका दोनों का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होगा, इसके HCF और LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हमारा LCM जो था वो था हमारा, जो हमारा HCF था वो था हमारा 1, और यहाँ पे LCM था वो था हमारा 12। तो इसका मीनिंग जो हमने माना था वो बिल्कुल सही है कि जो प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स का हम कभी ले लें तो वो किसके इक्वल होंगे, हमारे HCF और LCM के इक्वल होगा। ये मैं लिखा हुआ है, पे वो बात लिखी हुई है, ठीक है। सर जो ट्री मेथड का होता है, ट्री मेथड हम देखेंगे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ट्री मेथड कुछ अलग सी बात नहीं होती, सिंपल सा मेथड होता है, इसको हम देख लेंगे जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, वरना ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होते हैं, मैं बता दिया आपको, वो हम कब पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इसी साल। मैं आपको पढ़ाऊंगा इमेजिनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, बट अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे रियल नंबर्स पर, वरना आपको वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपकी, ठीक है। हम इसलिए हम अभी रियल नंबर्स की बात करेंगे। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है रैशनल नंबर्स, और सेकंड हमारा आता है इरेशनल नंबर्स। अब सर रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P क्या है सर, P कोई भी नंबर हो सकता है, और Q क्या है, Q क्या है, और Q भी हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, एक्सपेक्ट Q जो कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी हमारा Q कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो 4 5 6 7 10 जहाँ तक आप हो सकते हो। Q हमारा कुछ हो सकता है, P भी हमारा कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो वो नंबर ही नहीं होगा, हमें इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगी तो हमें उस नंबर का पता ही नहीं होगा, ठीक है। अब रैशनल नंबर में एक चीज आती है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स हमारे सभी नंबर लाइन जितनी भी होती है हमारे, बट इसमें फ्रैक्शन की बात नहीं करते, ठीक है, फ्रैक्शंस की बात नहीं हो रही, फ्रैक्शन इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी हमारे 1 2 3 प्रॉपर जो नंबर होते हैं हमारे, चाहे वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो या 0 हो, उसको हम कहेंगे इंटीजर, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर कौन होते हैं। आपने ये नंबर देखे कभी, √5 √7 √11, ये सब नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, वो भी हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे 22/7 है, जिसको आप डिवाइड करते रहिए, आपके पेजेस के पेज बढ़ जाएंगे, आप इसको कंप्लीटली डिवाइड कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सर हमें कैसे पता चला ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमें पता चला कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग था। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है ये हम देखेंगे अगली स्लाइड में, पर
और साथ में क्या था ये हमारा नॉन रिपीटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन रिपीटिंग भी था, इसलिए ये था हमारा इरेशनल नंबर, जिस इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। और ये नोट में लिखा है कि जो नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे वो हमारे होंगे इरेशनल नंबर्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हम बात करते हैं उसकी। अब ये यहीं पे देख सकते हो आप कि अब टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन लिखी है कि ऐसे नंबर जो कि खत्म हो जाएंगे, मतलब हम डिवाइड करेंगे, टाइम लगेगा, बट एक इनका एंड होगा, वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर। अब सर नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं हमारे, जिनको खत्म ही नहीं होते, उनका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, कि मतलब जितना मुझे डिवाइड करते हैं वो खत्म ही नहीं होने वाले। जैसे एग्जाम्पल अभी आपको मैंने दिया है 22/7, जितना मुझे डिवाइड करते हो खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, वहीं अगर दूसरा एग्जाम्पल ये है 22/29/4 है, इसको डिवाइड करोगे खत्म हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप यहाँ पे, कि मतलब कि 29/4 ले लेते हैं, हम इसकी बात करते हैं। अगर हम इसको फिर से ऐसे डिवाइड करें कि अब इस डिवाइड को आप उस कॉन्सेप्ट को समझते जाना, साथ साथ में जो हमने पहले पढ़ा यूक्लिड वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके साथ समझते जाना। ठीक है, कि क्या क्या हम करते थे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर की। 4 से किसको मल्टीप्लाई करें, 7 से, कितना आया 28। सर यहाँ पे कितना आया सर 1, यहाँ पे क्या है पॉइंट, पॉइंट के साथ में चाहिए 0। ठीक है, यहाँ पे कितना आया सर 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे फिर से आया 2, फिर यहाँ पे एक और 0, बिकॉज 4 2 से नहीं जाता तो हमें एक और 0 की हेल्प लेनी पड़ी। यहाँ पे कितना आया सर 5, यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, समझ आ गया। अब अगर आप, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो आंसर है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया, ये खत्म हो चुका, मतलब इसके आगे डिवाइड नहीं होने वाला, बिकॉज क्वेश्चन कितना आ गया हमारा 0। तो इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। टर्मिनेटिंग मतलब कि जो ऐसे नंबर जो खत्म हो जाए, मतलब डिवाइड करके उनका क्वेश्चन आता है वो खत्म होगा, उनका कोई एंड पॉइंट तो है कम से कम, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। वहीं नॉन टर्मिनेटिंग कौन होते हैं, जिनका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। जैसे कि आप इसको डिवाइड करो, अगर 22/7 को अगर डिवाइड करो आप, तो उसका आप देखते रहना 3 से 21, ठीक है 1, फिर से पॉइंट लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये जाता नहीं 1 से, तो इसलिए हमें पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ी। यहाँ पे आगे 0, यहाँ पे हमने लिख दिया 1, यहाँ पे फिर से कितना आएगा 7, यहाँ पे यार 30, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे फिर 28, और इसको आप और भी आगे डिवाइड करते रहोगे तो आपकी वैल्यूशन पे बढ़ती जाएंगी, ये खत्म नहीं होने वाली बस। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट है। अब हम समरी देखते हैं कि अगर हम आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि मैथ आपको क्यों पढ़ना चाहिए। यार मैथमेटिक्स ऐसी चीज है ना कि कहीं भी चले जाओ, कोई भी एग्जाम दे दो, मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा। तो ठीक है, मैथमेटिक्स से भाग निकलना, ठीक है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसको भागने की जरूरत भी नहीं है। ये आपकी बोलते हैं मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, और इससे भागना मत, इसको अच्छे से समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जाओगे ना, मैथमेटिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथमेटिक्स जिंदगी भर जूस काम नहीं, समझ नहीं आने वाला। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि डोंट यूज द वर्ड मैथ, यूज द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहोगे ना, अंदर से एक फील आती है कि हमने कुछ तो पढ़ रहे, कुछ तो खा रहे, आपकी याद चेंज नहीं करेगी लाइफ, बट फिर भी मैथमेटिक्स कहना स्टार्ट कीजिए इंस्टेड ऑफ मैथ। तो आज हमने देखा सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। उसमें क्या था, हमने देखा कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा क्वोशिएंट डिवाइजर इनटू रिमाइंडर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। और दूसरा हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, जिसमें कि हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर की बात की हमने। और फिर हमने देखा कि हमारे रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं, वो हमने देखे। फिर हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर देखे हमने। स्पेलिंग कर दी शायद मैंने, तो उसको देख लेना आप स्पेलिंग। चलो लिख देता हूँ मैं सोचेंगे सर को स्पेलिंग नहीं आती। इरेशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमने देखे उसके बाद। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो में और बेसिक इंट्रोडक्शन थी कि हमें मैथ क्यों पढ़ना चाहिए और हमारा क्या माइंड सेट रहना चाहिए कि हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम क्या क्या देख के चलेंगे। तो ठीक है जी, 100% आपको देना है, मैं तो अपना दूंगा, बट आपको साथ रहना है,
आपको भी अपना 100% देना है, और जो 100 मिलकर 200 जब होगा ना, तो समझ लेना कि आप काफ़ी एक हाई लेवल से मेंटेन कर चुके हो अपनी क्लास से। अपने जो आपके आसपास के कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनसे आप काफ़ी हाई लेवल मेंटेन कर चुके हो। बिकॉज आप कहीं भी चले जाइए ना इस टाइम पे, यूट्यूब पे आप अकेडमी, जहाँ पे आप पेड कोचिंग है चाहे कोई भी, आपको 10th क्लास में आपको इतनी अच्छी गाइडेंस, और प्लस आपको सिलेबस इन एडवांस कोई भी खत्म नहीं कराने वाला। आपको सिलेबस खत्म होगा इन द मंथ ऑफ फेब, या तो बोलते हैं कुछ ज़्यादा अच्छी है अकेडमी, तो आपका सिलेबस खत्म होगा कि एक हफ्ते पहले बोर्ड के एग्जाम से। क्यों? बिकॉज सर बच्चे अगर सिलेबस पहले खत्म कर दिया जाए तो बच्चे भाग जाएंगे। कॉन्सेप्ट मेरे साथ फर्स्ट ये सीन कि बच्चे शायद भाग जाए। 10th का सिलेबस खत्म हुआ, बच्चे को ठीक है, आप बच्चे 11th का कुछ और कर रहे हैं, बच्चे शायद मेरे पास ना हो। बट ये सोच के मैं नहीं रुक सकता कि शायद मेरे पास बच्चे ना हो, क्योंकि मैं पहले कहा मेरी मेन मोटिव इनकम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कि इनकम नहीं, मैं पैसे नहीं कमाना चाहता यूट्यूब में वीडियो डाल के, कि नहीं मैं पैसे कमा रहा हूँ कि ठीक है इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। ऑफकोर्स एक वो तो बोलते हैं कि रिवॉर्ड होता है आपका मेहनत का, बट मेन मोटिव क्या है मेरा? मेरा मेन मोटिव है कि आपको एक सही डायरेक्शन बताना, कि आपको अपनी क्लास कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, आपको अपनी क्लास में क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। और ये नहीं कह रहा कि स्कूल में आकर बिल्कुल पढ़ते हो, स्कूल में जाके एंजॉय करो, जो करना है अपना करो। ठीक है, एंजॉय बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज यहीं से आपकी मेमोरीज बिल्ड होती हैं। मेरी मेमोरी वहीं से बिल्ड हुई है, आपकी वहीं से होंगी। ठीक है, स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ में करता हूँ, बट जब आप पढ़ने बैठो तो ढंग से बैठो। ठीक है, ये मैं कहूँगा मेन। और ये आप देखते हो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब एग्जाम में बैठते हो तो ये OMR शीट है जो आपका करियर डिसाइड करेगी। ठीक है, थैंक यू। तो जो हम देखते हैं अब कि कल हम क्या करने वाले हैं। कल हम चैप्टर को डेट में स्टार्ट कर देंगे। 27 को हम, कल 26 7 की शायद वीडियो में पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट 26 को मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज 27 को हम अपनी 1.1 ऑफ एनसीईआरटी एंड 1.2 हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम 1.3 एंड 1.4 फिनिश कर देंगे 2 दिन में, मतलब 2 वीडियो में हम कर देंगे इसको कवर। बट 28 को आपकी एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी। 29 और 30 को हम करेंगे अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और अपने जो डाउट होंगे हम उनको क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना था। और याद रखना कि मैथमेटिक्स सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना हमें, मैथमेटिक्स पढ़ना हमें हमारे अंदर की बोलते उस सब्जेक्ट की ब्यूटी को जानने के लिए हमें पढ़ना है। और एक और बात कहता हूँ कि फिजिक्स में आपको इतने अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें तो आप सोच सकते हो मैं किस लेवल का आपको पढ़ा सकता हूँ। तो ठीक है, फिर बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।